जनाब, आज का सेशन हमारा टू लर्न पर्पस एंड टाइप्स ऑफ अर्थिंग एंड अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें रह गई वो नेक्स्ट मतलब बाद में कर लेना। जो भी स्लाइड आपके पास बाद में मिलेगी तो वो आप अप्लाई करेंगे जो मैंने बताया। अच्छा, इसमें देखें तो फॉर एग्जाम्पल 3 तरह की रेजिस्टेंस है जो हम मेजर करते हैं। एक है फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर की, यानी कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिंग पाथ है उसकी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो वो जस्ट डिजिटल मल्टीमीटर से आप मेजर कर लेते हैं, या कंटिन्यूटी भी डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो वो कंटिन्यूटी भी असल में हम रेजिस्टेंस ही चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है क्योंकि कंडक्टर है। अच्छा, उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस होती है जो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है। वो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस निकालनी है। वो आपकी जो इलेक्ट्रिक पोल है उसके ऊपर जो लगा होता है, जो आपकी कंडक्टर होता है उसके और खंबे के यानी इलेक्ट्रिक पोल के दरमियान जो इंसुलेटर होता है, जो कि ब्रेक हो जाए तो वो कंडक्टिंग पाथ बनेगा तो डेंजरस है। तो वो जो इंसुलेटर है उसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है। या केबल्स होती हैं जिसमें कंडक्टर और वायर इंसुलेशन उसके दरमियान रेजिस्टेंस चेक करनी है। तो ये जो रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है मेगा ओम्स में, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मैगर यूज़ करते हैं। ये मैगर अगला प्रैक्टिकल है हमारा 11th, ठीक है। अच्छा, आज तीसरा प्रैक्टिकल है। ये जो आज का प्रैक्टिकल है वो थर्ड करना है कि अर्थ की रेजिस्टेंस मेजर करनी है। तो अर्थ की रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो ओम्स में होती है 10 ओम, 5 ओम, लेस देन 5 ओम, ठीक है। डिफरेंट होती हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होती हैं। तो उसमें जो है वो आपकी ठीक हो गया। तो ये हम लोग उसमें निकालते हैं। अच्छा, अब हम अर्थिंग करनी क्यों है। अर्थ टेस्टर तो यूज़ करना है जो कि आपको नज़र आ रहा है, इसको हम यूज़ करेंगे। जस्ट सिंपल अर्थ टेस्टर है ये, इसको यूज़ करने का उधर ही हम फील्ड में जाके देखेंगे। तो अर्थ की रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। अब अर्थ के अंदर हमने एक सेशन में ये वर्कशॉप लैब के पीछे जो अर्थिंग है इसकी मेजर की थी, और जो मशीन लैब के सामने है उसकी की थी। वो आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, दूसरे सेशन में हम गए थे उधर हाई वोल्टेज के पीछे। वहाँ 2 अर्थ पिट बनी हुई हैं, लेकिन उनमें से हमने एक ही मेजर की है। तो आज दूसरी की मेजर कर लेंगे वहाँ, ठीक। और उसके बाद हमने उसकी की थी हाई वोल्टेज, और उसके बाद जो हमारा पावर हाउस है उसकी रेजिस्टेंस मेजर की थी, ठीक। तो अच्छा, आज हमने जो करनी है आपके साथ, एक रह गई वो हाई वोल्टेज के पीछे, 2 थी तो एक जो रहती थी वो कर लेंगे, और दूसरी हम करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के पीछे एक है उसको मेजर कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम जो है वो सारी कवर हो जाएंगी। तो जो आपने बाकी सेक्शन से वो कर लेना कोऑर्डिनेट, जो रेजिस्टेंस आई है वो कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब देखें अर्थिंग हमने करनी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल देखें आपके पास ये अप्लायंस है, कोई भी फैन है, इलेक्ट्रिक लाइट है, कोई चीज़ भी है, उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। तो फेज और न्यूट्रल के साथ सिंगल फेज लोड है, ये समझे आपका लगा हुआ। ये अप्लायंस है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी चीज़ है, इस्त्री है, कुछ भी है। अच्छा, ये उसका लोड है, रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखते हैं। अगर इंडक्टिव हो तो RL, RLC इस तरह लिखते हैं। अच्छा, अब देखें तो अगर हमने इसकी बॉडी को हम अर्थिंग करते हैं, इसकी बॉडी को हम क्या कर लेते हैं, अर्थ करते हैं। अर्थ के डिफरेंट मेथड है वो हम देखेंगे। अर्थिंग करते हैं ये वाई मैं इसीलिए उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो अर्थिंग करते हैं उससे पहले आप देखेंगे एक आप छोटा सा घर बना होता है या बड़ा होता है, उसके बाद अंदर ना स्विच बोर्ड लगा होता है, जो हमने पहले जो स्विचेज होते हैं वहाँ हमने अर्थिंग को लेके आना है, अर्थिंग की वायर को, ठीक है। अच्छा, वो पॉइंट हम कहाँ से लाते हैं, स्विच बोर्ड से। ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जो कि जिससे हम अर्थिंग की वायर आगे लेके जाते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद पीछे देखें तो पीछे हमारा ये अर्थ पीट है जो कि ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है। आपको ज़मीन के अंदर हमने अर्थ पीट किया हुआ है, यानी खड्डा खोदा हुआ है, जो है होल किया हुआ है। या अर्थिंग का पूरा सिस्टम होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की अर्थिंग है जो कि आपको इधर नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6। ये डिफरेंट टाइप्स की अर्थिंग है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी ग्राउंड या उसकी अर्थ या उसकी कंडीशन क्या है, वो उसकी सॉइल उसकी कंडीशन क्या है, उसकी बेस पे करते हैं। अच्छा, ये हमने अर्थ पीट से इसके अंदर अर्थ इलेक्ट्रोड डाल दिया। अर्थ इलेक्ट्रोड डालने के बाद वो भी किस मटेरियल का होगा, 2 हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है या गैल्वेनाइज्ड आयरन का हो सकता है, दोनों टाइप्स हो सकती हैं। अच्छा, ये अर्थ इलेक्ट्रोड है जो ज़मीन के साथ उसका कांटेक्ट है, और उसके बाद इस अर्थ इलेक्ट्रोड से ज़मीन के अंदर ही है, ये समझिए इस तरह पानी का पंप होता है नीचे ज़मीन में, सबमर्सिबल पंप होता है, वहाँ से हमने वायर लेके जानी है। और ये वायर जो भी हमारी बिल्डिंग होती है जो उसके करीब, जिस तरह वर्कशॉप है देखें, इसके अंदर हमने वो एक पॉइंट आपको मैंने दिखाया था वहाँ लगा हुआ है कॉर्नर पे। तो ये आपका कनेक्टिंग पॉइंट है, ये कनेक्शन पॉइंट है ये। तो इस अर्थ इलेक्ट्रोड से इस पॉइंट पे जो वायर आती है उसको अर्थिंग लीड कह देते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये पॉइंट हमारे पास अवेलेबल होगा, इस पे आज हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे जहाँ भी होंगे। तो इससे आगे फिर जहाँ आपने अर्थिंग करनी है वो कर लेंगे। अब यह कि हम अर्थिंग करते क्यों है। अब फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लोड है, नॉर्मल लोड के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल 230 वोल्ट है और 100 ओम का लोड है, तो आप देखें
तो आपका नॉर्मल करंट 2.3 एम्पियर फ्लो हो रहा है फॉर रजिस्टर फ्लो। अच्छा, अब अगर आपका इसका फेज जो है वो शॉर्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये फेज आपका इस बॉडी के साथ शॉर्ट हो गया, यहाँ इसकी वायर जो है ऊपर से इंसुलेशन उतर गई और ये बॉडी के साथ इसका लिंक हो गया। अब क्या होगा कि आप बॉडी के साथ लिंक है, लेकिन बॉडी जो है अगर आपने अर्थिंग की हुई है, अगर तो अर्थिंग की हुई है तो ये क्या होगा, ये करंट को पास मिल जाएगा और ये इधर से बॉडी से फ्लो होता हुआ जमीन पे चला जाएगा। ऐसे ही है। अब इस अर्थ की जो रेजिस्टेंस है जो कि आज मेजर करनी है हमने, वो कम से कम होनी चाहिए ताकि इसको पास जो है वो इजी पास मिले करंट फ्लो होने में। अब ये रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 4 ओम है, अगर 4 ओम रेजिस्टेंस हो तो 230 डिवाइड बाय 4 ये इतना ज़्यादा करंट गुजरेगा इससे, अगर वो शॉर्ट ये करंट जब गुजरेगा तो देखिए उसके बाद क्या होगा कि इतना करंट के पीछे हमने MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाए हुए हैं, वही ट्रिप हो जाएगा तो आपको पता चल गया कि समथिंग फॉल्ट। तो अर्थिंग ने आपको असिस्ट कर दिया कि फॉल्ट समथिंग गड़बड़ है, फॉल्ट आ गया, अब आप उसको पहले ठीक करें उसके बाद जाए, तो ये पीछे से ब्रेकर को ट्रिप करवा दिया। अच्छा, इसी तरह अगर कम, ये तो ज़्यादा करंट है, फॉर एग्जाम्पल कम करंट फ्लो होता है, यानी ये आपकी ये जो फेज है डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं है इसका, कोई थोड़ी सी लीकेज करंट गुजर रहा है, यानी फेज थोड़ा सा आपका डैमेज हुआ है, पूरा कंटेक्ट इसके साथ नहीं है, बॉडी के साथ थोड़ी हाई रेजिस्टेंस के साथ ये आप इधर आया और इसके बाद ये 4 ओम या कोई भी रेजिस्टेंस आप थिंक ये लीकेज करंट मिली एम्पेयर में गुजरता है, तो उस केस के अंदर भी आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है या इसको RCCB भी कहा था हमने, वो भी ट्रिप कर जाता है। तो ELCB का काम क्या होता है, स्मॉल लीकेज करंट पे भी ट्रिप कर जाना। तो इसलिए हम घरों में MCB तो लगाते हैं जो मैंने लास्ट में बताया था, लेकिन ELCB लगाते हैं, लेकिन ये भी लगाना चाहिए क्योंकि ELCB हमारी सेफ्टी के लिए है। MCB तो इतना करंट देखे तो हमारा तो जैसे देखें थोड़ा सा करंट गुजरे, जिस तरह ह्यूमन बॉडी कर देखे तो हमने इसकी रेजिस्टेंस ली थी वैसे लास्ट टाइम भी, शायद ना मल्टीमीटर लेके आए पीछे, तो इसकी रेजिस्टेंस अभी भी चेक करें आप अपनी, ठीक है, उसको मेगा ओम पे करें तो दोनों हाथों की रेजिस्टेंस देखें, इससे इधर ये रेजिस्टेंस कितनी, फिर इधर से पाँव की देखें, पाँव के इस पे और दूसरा पॉइंट इधर लगाएं, ठीक है, फिर एक पॉइंट इधर लगाएं और इधर लगाएं। अब ये ज़्यादा डेंजरस है इस पॉइंट से, जो इधर पाथ बनेगा तो बीच में आपका दिल आ रहा है, ऐसे ही है ना, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो गया, ये कम डेंजरस है, और इसी तरह ये भी ज़्यादा डेंजरस है अगर ये लूप बनता है, तो इस तरह डिफरेंट लूप बनेगा और रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के रेजिस्टेंस अगर 1000 ओम है, तो अगर 1000 ओम हो तो आप देखें करंट कितना गुजरेगा, 230 मिली एम्पेयर। तो 230 आपने वो टेबल बनाया था शुरू में हमने सेफ्टी का, जिसमें बताया था 50 मिली एम्पेयर पे क्या होगा, तो 230 में अगर डेंजरस था, इसमें बंदा का हार्ट अटैक या मतलब वो उसका जो लंग सिस्टम है या कोई मतलब डेंजरस कंडीशन है ये, ठीक है, और इसके बाद आगे तो डेथ ही है, सही 70 to 100 नहीं था सर, कितना 70 to 100 मिली एम्पेयर, इतना ज़्यादा तो नहीं था, 500-600 मिली एम्पेयर तक सिर्फ 500 पे तो बंदा ही मर जाता है ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, 70 पे हार्ट का फिर मसला होता है, 70 पे था, ठीक है, बस बहरहाल ये डेंजरस है, 230 देखे गए हो आपका उस डेथ के उसके वैसे, हाँ 1 लाख भी है, वो 1 लाख है, वो डिपेंड करेगा, हमने 1000 ले ली है, वो डिपेंड करेगा हाँ, तो वो जितना भी है तो वो आपका रेजिस्टेंस कम भी हो सकती है, ढाई है तो और रेजिस्टेंस, अभी आप सबकी लेंगे रेजिस्टेंस, सारी सब ने अपनी कॉपी में लिखना है, अभी सब बारी बारी ना सेशन के दौरान ही अपने लेते हैं रेजिस्टेंस, जब पता चले मिनिमम कितनी है आप में से और ज़्यादा कितनी है, ठीक। अच्छा, ये रेजिस्टेंस आ गई आपकी, तो ये पाथ आपका बनेगा, आप देखें अगर आपने अर्थिंग नहीं की हुई, अर्थिंग अगर आपकी नहीं है तो अब क्या होगा, कोई भी अगर यहाँ लीकेज करंट गुजरता है या वैसे फेज शॉर्ट हो जाता है तो आप हाथ लगाएंगे तो ये पाथ सिर्फ आपका बनेगा। तो ये पाथ जो है कौन सा पाथ बनेगा, किस तरह का होगा, कंडीशन क्या होगी, उस बेस पे जो है ना ये आपको उतना ही डेंजरस है, ठीक हो गया। और आपने से जो करंट गुजरना है वो तो मिली एम्पेयर में है, इसमें अगर आपने हाँ इसमें भी देखें अगर मिली एम्पेयर में करंट गुजरता है और अगर आपने ELCB लगाया हुआ है और वो सही काम कर रहा है तो फिर भी ELCB ट्रिप हो जाएगा, आपकी सेफ्टी फिर भी आप बच जाएंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन मसला ये है कि इसमें से आपके अंदर से करंट गुजरेगा तो उसके बाद ही पता चलेगा, और ELCB ना चला तो फिर मतलब तो ये सारा फिर भी डेंजरस है। तो ELCB लगाने के बावजूद अर्थिंग जो है आपको ये करती है कि अर्थिंग आपके हाथ लगाने से पहले अर्थिंग ही आपको उस ELCB को या MCB को ट्रिप करवा देगी, और उससे ये होगा कि आपको पहले ही पता चल गया कि समथिंग फॉल्ट है, तो आप हाथ लगाएंगे नहीं क्योंकि पीछे से सिस्टम ट्रिप हो गया। तो ये हमारी इस हवाले से सेफ्टी है ग्राउंडिंग की अर्थिंग, और अर्थिंग की रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 4 ओम नहीं है, ज़्यादा हो गई है तो देखिए जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही जो है आप देखें अर्थिंग को बात कम मिलेगा, तो ये आपका फिर भी डेंजरस। तो ये आपकी इस रेजिस्टेंस को आज का टारगेट हमारा ये कि ये रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। इसको कम करने के तरीके डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल इसको रेजिस्टेंस को कम करना है, आप मेंटेन मॉइस्चर ऑफ अर्थ,
Yes, जिस sir. तरह हमने देखा जो मशीन लैब से पहले वो काफ़ी अरसे से की हुई है, काफ़ी पुरानी है, और उसके अंदर भी कोई जो है ना पाइप अर्थिंग है, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट टाइप्स की अर्थिंग है, और उसके अंदर जो पाइप मोस्टली यूज़ होती है वो अर्थिंग की हुई है, पाइप एक अंदर डाला है और उसके अंदर से वो वायर अर्थिंग की जो लीड है ये वाली वो इस पाइप के अंदर से गुजर रही है। अच्छा आप देखें तो हुआ ये है कि अब ये रेजिस्टेंस हमने उधर भी चेक की मशीन लैब की, तो वो थी हमारी तकरीबन 19.5 ओम थी, ठीक है। अच्छा इस तरह इधर वर्कशॉप की लैब चेक की तो ये 5 ओम थी, ये ठीक थी वैसे 5 ओम। और उसके बाद हमने हाई वोल्टेज की चेक की तो वो आई थी अपने 11.5 ओम आई, वो थोड़ी ज़्यादा है। और इसी तरह फिर हमने वो जो पावर हाउस की चेक की, पावर प्लांट की जो वाली थी तो वो 1.5 थी, तो वो 1 से लेस ही होनी चाहिए वैसे, लेकिन 1.5 फिर भी एक्सेप्टेबल है, वो 1.5। तो इस तरह डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं आपको पता चल रही है, क्योंकि अगर इस पे ये भी होगा कि आपकी वोल्टेज कम है, ये देखें जितने पावर प्लांट है सब स्टेशन है उसमें रेजिस्टेंस कम रखी है, और जितना डोमेस्टिक सिस्टम है उसमें आपकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी हो तो एक्सेप्टेबल है, क्यों कि इसमें वोल्टेज कम होती है। और उसमें जो पावर हाउस है उसमें 11 kV अपने 220 kV या इस तरह 500 kV, तो वो फिर जब वोल्टेज बढ़ती है तो आप फिर उसको रेजिस्टेंस को और कम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक कम्बिनेशन बनता है। तो बहरहाल इसकी रेजिस्टेंस जो है कुछ जगह पे ओवरऑल कह देते हैं कि 1 ओम से कम हो, लेकिन ये तो थ्योरेटिकल है कि 1 ओम से कम हो, लेकिन इस तरह होता नहीं है। प्रैक्टिकल यही है कि आपकी 8 ओम से कम हो या 5 ओम से कम हो कुछ जगह पे, ठीक है। तो इस तरह आपकी कम से कम होनी चाहिए जितनी पॉसिबल है, ठीक, वरना डोमेस्टिक में हो 8 ओम से कम हो तो इज एक्सेप्टेबल। तो ये है। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको कम करने का तरीका क्या है कि आपने ये करना है कि मॉइस्चर, तो हमने कल जो देखी उसकी हाई वोल्टेज वाली की ज़्यादा थी, तो उसमें मैंने बच्चों को कहा कि वो क्या करें, उसमें पानी डाल दें, उसमें 2-3 पानी की बोतलें डाली हैं कल हमने। अभी देखते हैं जाके कि आप 11.5 ही है या उससे कम हुई है कि नहीं, ठीक। एक तरीका ये है कि आप उसमें मॉइस्चर रखें, ड्राई हो जाती है पिक्चर से बाद। दूसरा ये है इंक्रीज कंडक्ट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो अंदर आपने इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है उस इलेक्ट्रोड का कंडक्ट एरिया बढ़ा दें, उसका एरिया फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो एक साइज है उस स्ट्रिप का, जो स्ट्रिप आप अंदर लगाएंगे उस स्ट्रिप का साइज फॉर एग्जांपल ये सारे साइज लिखे हुए हैं, मतलब 60 cm by 3.18 mm, ये उसकी थिकनेस है, ये उसकी लेंथ विड्थ है। तो ये है इसको थोड़ा बढ़ा दें, इससे कंडक्ट एरिया। अच्छा ये सबसे आसान काम मॉइस्चर वाला है, पाइप है तो हम यही काम कर सकते हैं। अगर ये बढ़ानी है तो ये तो इसके लिए पूरा इसको खोदना पड़ेगा। अच्छा तीसरा है साल्ट और कोल डालें, तो साल्ट और कोल का अगर ऑप्शन है तो वो साल्ट फिर कोल, साल्ट कोल इसकी लेयर, तो ये मॉइस्चर कंडक्ट को अच्छा बनाने में हेल्पफुल है। इसी तरह डेप्थ बढ़ा दें इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड आपने उसकी लेंथ कम थी फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो फॉर एग्जांपल ये जो आपकी पाइप अर्थिंग की फॉर यूज़ होती है 5 से 10 फुट है या 2.5 मीटर उसकी लेंथ है, नॉर्मल लैंड है तो 2.5 है या 2.75 है। अगर ड्राई है जहाँ ज़मीन ज़रा खुश्क रहती है तो वहाँ बारिश वगैरह नहीं होती तो वो 4.75 उसकी लेंथ बढ़ा दें, तो लेंथ बढ़ा दें, ये दूसरा ऑप्शन। इसी तरह फिर यूज़ एक्स्ट्रा अर्थिंग, एक इलेक्ट्रोड की जगह आप 2 इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें, एक इलेक्ट्रोड उसकी जगह एक दूसरा 2 इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें। तो मकसद ये है कि आपका कंडक्ट ज़मीन के साथ रहे और वो कंडक्ट भी लो रेजिस्टेंस कंडक्ट होना चाहिए, ये बनाना है। तो हमने रेजिस्टेंस को कम करना है उस पॉइंट। अब ये जो है ना आज इसकी रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। अच्छा उसके बाद देखें तो अब ये जो आपने इलेक्ट्रोड लगाना है जो जिसको अर्थ पिट कहते हैं, जो हमने जो अर्थिंग करनी है इसके डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जांपल देखें स्ट्रिप या वायर अर्थिंग है, जहाँ आपकी ये जो स्ट्रिप और वायर अर्थिंग है जहाँ आपका फॉर एग्जांपल अब देखें कि जहाँ आपकी फॉर एग्जांपल ये स्टोनी या रॉकी प्लेस है, पथरीली ज़मीन होती है ना जिसको पथरीली करते हैं, जहाँ पथरीली ज़मीन है नॉर्मली हम स्ट्रिप या वायर अर्थिंग यूज़ कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद देखें दूसरी है आपकी पाइप अर्थिंग है जो मोस्टली यूज़ होती है। हमने पाइप अर्थिंग, ये पाइप एक डाला हुआ है अंदर, तो उसके साथ बीच में वायर जा रही है अंदर, तो नीचे इलेक्ट्रोड या जो भी लगाना है वो लगाया हुआ है डिफरेंट साइज़ का, तो वो हमने पाइप अर्थिंग कर दी। अच्छा इसके बाद बेस्ट प्लेट अर्थिंग भी है जो कि बेस्ट मेथड है हैवी लोड, अगर ज़्यादा लोड है आपका तो वहाँ आप प्लेट अर्थिंग करते हैं, ठीक पेड़ लगाते हैं। अब ये सारी अर्थिंग जो है ना स्लिप वायर इसकी अलग से डायग्राम है हर एक की, किस तरह कितनी लेंथ है डेप्थ है, कुछ तो लेंथ डेप्थ और उसकी साइज और डाया उसका पाइप का डाया और सारा कुछ दिया हुआ है। गैल्वेनाइज्ड कॉपर का, अगर कॉपर का आपने मटेरियल यूज़ करना है यानी ये वाली चीज़ कॉपर की है और ये भी कॉपर, नॉर्मली ये और ये दोनों कॉपर की यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड भी और अर्थिंग लीड भी कॉपर की होती है। यहाँ दोनों आप गैल्वेनाइज्ड आयरन की यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों की है उनका साइज फिर आप डिफरेंट टाइप के लिए साइज डिफरेंट होता है, ठीक है।
डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन मकसद ये है कि आपका कॉपर है या गलवानाइज आयरन जो भी यूज़ कर रहे हैं इस मटेरियल के लिए या इस अर्थिंग नीड के लिए, उसका साइज आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये आप डिफरेंट साइज के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए प्लेट के बाद आगे जाएँ तो रॉड अर्थिंग है। रॉड क्या है कि जहाँ आपकी अर्थ मॉइस्चराइज नहीं होती, रेतली इलाकी है फॉर एग्जाम्पल, रेतला इलाका है, तो वहाँ आपको पाइप अर्थिंग ये करने में मुश्किल होगी, खड्डा कैसे खोदेंगे, वो सारी रेत होती है। उसमें फिर आप क्या करते हैं कि रॉड, ये जो आपकी रॉड अर्थिंग है ये इजी होती है। जस्ट रॉड है आपका, एक सिंपल सा रॉड है, आपने उसको अंदर लगा देना है और उसकी लेंथ जो है वो आपकी डिफरेंट जो है वो कॉपर के लिए उसका डाया और जो आपका गलवानाइज्ड आयरन है उसके लिए डिफरेंट उसका डाया यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेतली ज़मीन हो तो वह रॉड अर्थिंग ठीक है। इसी तरह आपके रेलवे ब्रिज, कुछ जगह पे रेलवे ब्रिज में नॉर्मली हम कॉयल अर्थिंग है, ये भी एक डिफरेंट टाइप है। इसी तरह कुछ जगह पे एक छठी टाइप भी आती है केमिकल अर्थिंग, यानी जहाँ आप कोल और साल्ट यूज़ करते हैं वहाँ केमिकल अंदर जो है ज़मीन के साथ कंटेक्ट बनाने के लिए डिफरेंट केमिकल यूज़ कर लेते हैं, तो वो केमिकल अर्थिंग भी होती है। तो नॉर्मली हमारी मोस्टली जो है कोई पूछ ले तो पाइप अर्थिंग यूज़ होती है, जो कि हमारे इधर भी हुई है, और उसके बाद हैवी लोड है तो प्लेट अर्थिंग है, और उसके बाद अगर रेतली ज़मीन है तो रॉड अर्थिंग है, और अगर आपकी पथरीली ज़मीन है तो स्ट्रिप या यो वायर अर्थिंग है, ठीक ये है। बाकी उसके जो साइज़ है ये सारा डेप्थ में ये चीज़ें भी जो है वो इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल पावर प्लांट है, जिस तरह हम पावर हाउस का कल हमने मेल की है, तो वो लेस देन 5.5 हो तो बेहतर है। इसी तरह क्योंकि इक्विपमेंट हमारा कॉस्टली होता है, क्या कह रहे हैं, जितना ज़्यादा लोड होगा उसकी उतनी कम रेजिस्टेंस रखनी है अर्थिंग की। जितना ज़्यादा लोड होगा, ये कह रहे हैं कि लोड के मुताबिक लोड जितना ज़्यादा मतलब आ रहा है ना पीछे से, हाँ अर्थिंग उतनी ही कम रखेंगे हम उसकी रेजिस्टेंस। अर्थिंग हाँ, इसको ऐसे कर लें, पावर प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, तो पावर प्लांट तो आपके सारे लोड के लिए एक मेन सोर्स है, ठीक है। अच्छा, वैसे जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये आपकी कम है और आगे बढ़ रही है, असल में यहाँ से आपकी वोल्टेज जो है वो कम हो रही है, इस तरह का वोल्टेज का लेवल ये। तो ये बाकी आपका जो लोड ज़्यादा है, अभी लोड ज़्यादा भी हो फर्ज करें, उसका अर्थिंग रेजिस्टेंस से क्या पता लगे, मेरा जस्ट क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल देखें लोड आपका इधर जितना भी हो, आपने अर्थिंग की हुई है और उसकी रेजिस्टेंस आपने फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक लोड है, तो डोमेस्टिक की हमने बता दिया कि 8 ओम है, हाँ। और इसी तरह देखें HT टावर है, हाई टेंशन हाई वोल्टेज जो टावर होते हैं उसकी 10 ओम है। लो टेंशन टावर है, सारा वोल्टेज के साथ तो लिंक है इनका कि हाई ज़्यादा वोल्टेज होगी, इधर देखें वोल्टेज ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम रखनी है, क्योंकि वोल्टेज का लेवल ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा फ्लो होना है, तो रेजिस्टेंस कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। जस्ट ये आइडिया है पीछे जो इसका मेन थीम है। और अगर वोल्टेज कम है तो रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा भी है, तो करंट चूँकि देख रहे हैं वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है ना, अगर नहीं करंट होता है V ओवर तो अब देखें V अगर ज़्यादा हो 11 kV हो V और रेजिस्टेंस आपकी कम हो, करंट ज़्यादा फ्लो है ऐसा, और अगर आपकी वोल्टेज कम है यानी डोमेस्टिक लोड है 230 है कम है, तो रेजिस्टेंस भी सर, और रेजिस्टेंस अगर आपकी ज़्यादा भी हो जाए तो करंट कम होगा सर, तो मतलब रेजिस्टेंस कम है तो फिर ज़ाहिर है करंट उस कंपैरेटिवली करे ना, कंपैरेटिवली। यस, तो अगर आपकी रेजिस्टेंस उतनी है फॉर एग्जाम्पल तो कितना करंट होगा, तो आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि लो वोल्टेज है तो आपकी रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो नो इशू, लेकिन हाई वोल्टेज है तो उसका करंट भी ज़्यादा है तो वो आपको रेजिस्टेंस जो है वो कम रखनी है। तो ये जस्ट पीछे थीम यही है कि आपका जितनी वोल्टेज ज़्यादा है उससे हो रहा है। तो अच्छा, उसके बाद देखिए लोड ज़्यादा है तो उसका तो ये है कि आपने अर्थिंग के पॉइंट ज़्यादा बना दें। इंडस्ट्री के अंदर ये भी होता है कि लोड ज़्यादा है ना फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने 4-5 इधर करीब बनाए होते हैं पिट अर्थ पिट, इधर भी बनाया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो कुछ लोड इधर लगा दिया, कुछ इधर लगा दिया, कुछ इधर लगा दिया, बस डिवाइड कर दें, वो तो ये है बस सिंपल। उसका तो आपके पास डिफरेंट ज़्यादा बना देना अगर लोड ज़्यादा है तो ये हो गया। अच्छा, अब देखें उसके बाद ये तो हो गया हमारा ये। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको अच्छा एक चीज़ और भी है हमारे पास कि ये अर्थिंग्स ये जो हमारा इंस्टॉलेशन है ना, जो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड है ICE 6364। इसके अंदर जो अर्थिंग सिस्टम है ना उनका ये तो एक ब्रॉड कोड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके अंडर जो है ना जो अर्थिंग सिस्टम है उसके 3 स्टैंडर्ड है। ये वैसे डिफरेंट कैटेगरीज इनकी और भी सब कैटेगरीज भी करते हैं, लेकिन फिलहाल मेन 3 है, TN TT और IT अर्थिंग सिस्टम है। अब ये अर्थिंग सिस्टम चूंकि अर्थ से रेलिवेंट है तो इसलिए हम अर्थिंग सिस्टम की पावर सिस्टम से आता है रेलिवेंट क्वेश्चन, तो ये हम इसको थोड़ा सा देख लें इसमें है क्या। TN अर्थिंग सिस्टम का फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें अगर ये आपका तरवेला डैम है, ये पावर हाउस है,
जहाँ जनरेटर है और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसका जो फेज है जनरेटर का 3 फेज, उसको आपने शॉर्ट किया और ये आपकी बन गई न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी जा रही है, ये न्यूट्रल बन गई। इसी न्यूट्रल को वहीं आपने तरबेला पे या मंगला पे उधर भी आपने अर्थ कर दिया और ये अर्थ हो गया। ये न्यूट्रल दूसरे लफ्ज़ में ये है कि अर्थ को न्यूट्रल को अर्थ कर दिया। और यही आपकी इधर देखें तो कंज्यूमर में क्या करेंगे, वही अर्थ और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट है और आपकी यूज़ हो रही है। समझ आ गई? इसका मतलब ये है यहाँ जो है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अर्थ न्यूट्रल जो है वो डेंजरस भी हो सकती है और नहीं भी। यस सर। इस केस में अर्थ न्यूट्रल डेंजरस नहीं है क्योंकि न्यूट्रल अर्थ होगी इस सिस्टम के अंदर, DN सिस्टम। अगर जहाँ सिस्टम ये लगाओ आप ये कह सकते हैं कि वहाँ न्यूट्रल डेंजरस नहीं होगी, न्यूट्रल जीरो लेवल भी होगी क्योंकि अर्थिंग है न्यूट्रल। ठीक, अदरवाइज इस केस में देखें जैसा दूसरा DT अर्थिंग सिस्टम देखें तो इसके अंदर देखें न्यूट्रल को आपने अर्थ किया है, ठीक है, और उसके बाद आपने अर्थ पॉइंट जो है ना इधर से एक लहदा से कंज्यूमर एंड पे आपने क्या किया कि अर्थ का पॉइंट आपने लहदा से लिया है। समझ आ रही है? अर्थ जिस तरह हम लहदा से इधर अर्थिंग ले लेते हैं, इधर से पॉइंट, ये अर्थिंग है। इस पॉइंट में देखें तो ये अगर आपकी न्यूट्रल, अच्छा तीसरा पॉइंट देखें IT अर्थिंग है। IT अर्थिंग के अंदर देखें 3 फेज है, इसका न्यूट्रल जो है आपने कॉमन तो कर दिया, ये न्यूट्रल बन गया, लेकिन न्यूट्रल को आपने अर्थ नहीं किया और कंज्यूमर एंड पे आपने अर्थिंग लहदा से ले ली, जो केस इस तरह का बनना चाहिए। इसमें न्यूट्रल की साथ आ रही है, ठीक है, और अर्थिंग लहदा है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, इसके अंदर न्यूट्रल और अर्थ दोनों एक ही वायर है, न्यूट्रल अर्थ कर दी और एक ही वायर होगी न्यूट्रल। इधर क्या है कि न्यूट्रल लहदा से है और अर्थिंग आपने लहदा से ली है, 5 वायर होगी, ये 4 वायर सिस्टम हो गया, यानी 3 फेज, एक न्यूट्रल अर्थ जो है वो कॉमन हो गया। इसमें क्या होगा कि 3 फेज, चौथा न्यूट्रल और 5वां जो है अर्थिंग का ले लिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ है, 3 फेज ही हैं, न्यूट्रल आपका पीछे और 3 फेज और आपका साथ जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, अर्थिंग है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट हो गया। तो इसके अंदर, इस केस के अंदर ये होगा कि आपका जहाँ न्यूट्रल आपका अर्थिंग की हुई है वहाँ न्यूट्रल डेंजरस नहीं है, वो 0 वोल्ट भी होगा। वरना इस केस में देखें, अगर इस केस में फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जिस तरह ये न्यूट्रल आप लहदा से ले रहे हैं, अर्थिंग लहदा से ले रहे हैं, यहाँ कुछ ना कुछ अगर अनबैलेंस लोड होता है तो यहाँ वोल्टेज आ जाएगी न्यूट्रल के क्रॉस पर, ठीक है, तो ये फिर डेंजरस भी हो सकता है। सही, इसलिए हमेशा न्यूट्रल जो है वो आप उसको सेफ नहीं कह सकते। ये तो अर्थिंग सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि जिसके अंदर हमने करना है। अब देखिए इस अर्थिंग की रेजिस्टेंस को हमने मेजर करना है, तो करने के लिए हमें अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर होता है, ठीक है। तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो है वो उसकी डायग्राम ये बनी हुई है जो कि हमारे पास है। डिजिटल भी आ रहा है, अभी लेटेस्ट डिजिटल भी है, तो डिजिटल के अपने फ़ायदे हैं, इनके अपने हैं कि इसमें एक्यूरेसी कम होगी लेकिन सस्ता होगा, डिजिटल महंगा होगा, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो ये डिफरेंट प्रॉज एंड कॉन है, तो हम जो है वो ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये एनालॉग है, डिजिटल भी आ रहे हैं, ठीक। तो अच्छा, उसके देखें इस एनालॉग के अंदर अगर हम देखें तो मेजर करने का ये डॉक्टर वर्नर 1915 में ये डॉक्टर था जिसने ये ईजाद किया था, ठीक है, इन्वेंट किया था कि ये अर्थ की रेजिस्टेंस मेजर करने का तरीका, वो हम आज अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर देखें तो ये जो आपका अर्थ टेस्टर है, इसके अंदर एक DC जनरेटर होता है, जिसका डायनेमोमीटर होता है आपका, तो DC जनरेटर होगा। इस DC जनरेटर के अंदर आगे आप देखें तो एक करंट रिवर्सर है, करंट रिवर्सर या इसको दूसरा कह रहे हैं आप कि जो आपका DC आ रही है उसको AC कर रहा है। हम अर्थिंग की रेजिस्टेंस जो है वो AC अप्लाई करके मेजर करते हैं, ठीक है। तो बैक EMF का इफेक्ट होता है और जो रेजिस्टेंस के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए AC यूज़ करते हैं, ये मेन आइडिया इसके अंदर ये है। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये आपका हो गया, ये जो DC आपकी होगी उस DC को आपका AC में कन्वर्ट करेंगे। AC करने के बाद आप देखें तो उसके बाद दोबारा इसको रेक्टिफाई किया है, ये रेक्टिफाई जो किया है, ये DC बनाई है दोबारा, रेक्टिफाई जस्ट DC। तो जो DC बनाई है ये DC जस्ट उसकी कॉइल के लिए है, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल के लिए, यानी ये करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल है, ये प्रेशर कॉइल है और ये करंट कॉइल। करंट कॉइल सीरीज में आ जाएगी, ये देखें करंट कॉइल आपकी इस तरह सीरीज में जा रही है और पोटेंशियल कॉइल अगर आपकी होगी तो वो आपकी इस तरह पैरेलल में आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो सिर्फ ये वाला पार्ट है जो इसके अंदर ही नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर रहा है DC देने के लिए, इसके डायल के लिए। जो इसका आपका डायल नजर आ रहा है यहाँ, इसकी जो नीडल है, जो एनर्जी मीटर में हमने देखी थी, पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल देखी थी ना एनर्जी मीटर में, जो उसके डायल को जस्ट मेजर करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो इसी तरह इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन कर दिया, हम इसको करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल को जो सप्लाई देते हैं वो इसकी जस्ट रिकॉर्डिंग करनी है, जो रेजिस्टेंस, ठीक हो, ये तो हो गया ये। अच्छा, उसके बाद मेन जो AC सप्लाई, जो DC से AC की हमने, ये जो AC सप्लाई है, ये पॉइंट हमारे पास है, इसके 4 पॉइंट है, देखिए C1, P1, P2 और C2, ये 4 पॉइंट है, ठीक है। सर इसको सप्लाई हम लोग किस तरह देते हैं सर? अच्छा, वो एक मिनट, वो आगे लगने। अच्छा, इसमें देखें तो इस वक्त हमारे पास है ना
ये अर्थ तीन इलेक्ट्रोड नोड्स है, हैं ये अभी। इसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है ना, वो आपका ये वाला है, इसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है, ये दरमियान में और ये आकर में, ठीक है। अच्छा ये ई है, ये पी है और सी है, ये मैं उधर जाके दिखाऊंगा, ई पी और सी ये 3 पॉइंट है, ठीक है। यस सर। तो ये 3 पॉइंट्स हमने यूज करने हैं। इसमें देखें ये जो ई पॉइंट है ये हमने लगा देना उस पॉइंट पे, ये दोनों आपस में शॉर्ट है, P1 और C1 दोनों शॉर्ट है और ये कॉमन पॉइंट समझे। इसके साथ हमने जो जिस अर्थ इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस में ये करनी है उसको लगा देंगे, ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ये लगा देंगे। एसी में हाँ ये एसी का हाँ एसी सप्लाई देंगे। अच्छा उसके बाद पी और सी रह गया, पी जो है वो पोटेंशियल कॉइल है और ये करंट कॉइल है, ठीक है, या पोटेंशियल इलेक्ट्रोड भी कह देते हैं इसको, ये करंट इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या होगा कि ये पाथ यहाँ से करंट आया, ये सी पॉइंट से करंट रेजिस्टेंस इधर होगा और इधर से पूरा पाथ कैसे बनेगा, यहाँ से जाता हुआ ये पूरा पाथ बन गया, ऐसे ही है ना, यस ये करंट का पाथ बन गया। और पोटेंशियल का क्या बनेगा, ये पोटेंशियल कॉइल है, ये देखें पी इस पॉइंट पे देखें, यहाँ से पोटेंशियल इधर और दूसरा पॉइंट इधर जो कॉमन है, यानी इन दोनों के दरमियान वोल्टेज आएगा और ये जो करंट का पाथ इस तरह बनेगा। तो दो करंट और वोल्टेज का फिनोमेना यूज करके ये रेजिस्टेंस मेजर करता है, R वी ओवर आर, वी ओवर आई, R वी ओवर आई, यस समझ आई। तो R क्या होगा, V यानी इसका इसके साथ पोटेंशियल क्या है, और फिर जो करंट है, ये जो करंट का पाथ बन रहा है, ये जो करंट फ्लो है, ये करंट डिवाइड और वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, तो ये इसकी रेजिस्टेंस इस डायल के ऊपर आपको रेजिस्टेंस नजर आती है, ठीक, जो कि ये रेक्टिफिकेशन की सप्लाई लेके ये यूज करता है, ठीक। तो ये हमारी सप्लाई है, तो रेजिस्टेंस मेजर करेगा वोल्टेज और करंट के फार्मूले से, वो बेसिक वही है, जिस तरह एनर्जी मीटर है उसमें भी पावर आती है, उसके बाद उसकी एनर्जी आती है, वो क्या होती है, बेसिक फिनोमेना क्या आता है, करंट और वोल्टेज, तो ये उस बेसिक फिनोमेना पे ये काम करेंगे। अच्छा अब देखिए इसको हमने यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो ये है कि इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है ना, हमारी जो रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा डिस्टेंस होता है नॉर्मली हम 20 से 30 मीटर रखते हैं, 20 से 30 मीटर फॉर एग्जांपल ये, और 20 से 30 मीटर ये है, ठीक, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसका फिनोमेना समझना है कि मकसद के 10 मीटर भी कुछ, ये 10 इनके दरमियान 10 मीटर भी रख लें तो इज इनफ, ठीक है, ये डिपेंड कर क्या इसके अंदर फिनोमेना क्या है कि आपने ये देखना है कि ये जो वोल्टेज इलेक्ट्रोड, ये आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है या वोल्टेज वाला इलेक्ट्रोड है, ये करंट इलेक्ट्रोड है, करंट इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस इससे इतना ज्यादा होना चाहिए कि ओवरलैपिंग ना हो। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया ओवरलैपिंग, यानी आपका ये है, ये भी डायग्राम उसी को शो कर रही है। अब देखें कि आपकी ये जो पोटेंशियल कॉइल है और ये करंट कॉइल है, इस करंट कॉइल का अपना एक एरिया होता है जो कि यहाँ शो किया हुआ है, ये देखें, ये आपका क्या है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये वाला। अब इसका अपना रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया के अंदर इसकी रेजिस्टेंस 0 होती है, या इस एरिया के अंदर ये 0 शो करेगा। अगर ये आपस में ओवरलैप हो जाए, यानी जिस तरह ये ओवरलैप हो गया आपस में, यानी आपने इनका डिस्टेंस इतना कम कर दिया, करीब करीब ले रहे हैं, तो ये आपस में ओवरलैप होंगे तो क्या होगा, ये जो आपका ई पॉइंट था और ये जो आपका ये वाला पॉइंट था सी, ये आपस में ओवरलैप हो गए। जब ओवरलैप हो गया तो फिर क्या होगा, ये आपस में ओवरलैप होने की वजह से इनका आपस में लिंक हो गया, तो डायरेक्ट ही शॉर्ट हो गया, बजाय इसके पाथ ऐसे बने, यानी ये जो आपने डिक किया हुआ है, ये तो काफी लेंथ होती है ना इसकी, तो पाथ इस तरह प्रॉपर जमीन के अंदर से बने, ये जब शॉर्ट हो गया तो डायरेक्ट इधर से इधर डायरेक्ट पाथ बन गया, तो रेजिस्टेंस आपकी फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी, वो आपकी रीडिंग डिफरेंट आएगी, गलत आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इसका डिस्टेंस ज़्यादा रखना है ताकि ओवरलैपिंग ना हो। तो इसके लिए देखिए ये ग्राउंडिंग सिस्टम है इसका, और तो इसके नॉर्मली जो है 10 मीटर ये है तो 10 मीटर ये है, यानी मसला ये है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड से पोटेंशियल कॉइल अगर 10 मीटर है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड से करंट कॉइल इससे डबल हो, दूसरे लफ्ज़ में ये कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमारे पास वैसे ये वायर इसके अंदर है, ठीक है, तो वो आप तकरीबन हमारी जो है वो ये 75 फुट थी, और ये जो है उससे 75 ये तकरीबन जो है वो 150 फुट है, थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, नो इशू। तो हमने अब रीडिंग कैसे लेनी है, ये जो वायर है आपकी, ये इस पॉइंट से जो वायर ले रहे हैं ये अर्थ इलेक्ट्रोड से, ये वायर तो छोटी सी है वैसे, ये देखें तो 2 मीटर भी नहीं होगी, 2 मीटर होगी या इतनी होगी, लेकिन ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से ये जो वायर आ रही है इधर पी पॉइंट, एनर्जी मीटर का जो अर्थ टेस्टर का जो P2 है, इससे जो ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड क्या है, ये हमने खुद किल लगाना है यार, ये जो किल है ना, ये देखिए इस तरह का, ये समझ आ रही है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, बस ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, इसको आप जमीन में गाड़ेंगे, पूरा गाड़ेंगे, ठीक है,
कल थोड़ा उन्होंने गाड़ा इसको पूरा ज़मीन तक लेके जाना है और इसके साथ कनेक्ट कर देना, ये पॉइंट कनेक्ट कर देना है। इसी तरह दूसरा एक और भी है, वो इधर लगाएंगे और इसको ज़मीन में अच्छी तरह ज़मीन में ले जाएंगे आप, और इधर जो है इस पॉइंट पे आप ये एक वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको वायर्स भी नज़र आ रही है, ये अभी खोलेंगे इसको, खोल के मोटरसाइकिलों पे लगे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि इनको वायर्स को, अब ये वायर जो है तकरीबन डबल लेंथ है इसकी, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट पे आ रही है छोटी सी नहीं है, ये तकरीबन हमारी 150 फुट है, काफ़ी लंबी वायर। इस तरह इस पॉइंट से P2 से जो ये आ रही है इसका हाफ है, तकरीबन 70 फुट या 60 फुट होगी। तो अच्छा, अब इनकी वायर्स की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, जस्ट चेक करने के लिए इन वायर की रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो इन वायर्स की ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में शॉर्ट कर देंगे शुरू में, चेक करने से पहले शॉर्ट कर देंगे, ठीक। शॉर्ट करके हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे, चला के देखेंगे रेजिस्टेंस तो शो कर रहा है। अगर तो कोई रेजिस्टेंस आ रही है, ये जो इस नीडल पे आएगी, इसमें जो डिस्प्ले होगा यहाँ, इस डिस्प्ले पे अगर 1.2 ओम फासले आ रही है, तो आखिर में जो रीडिंग आएगी उसमें से ये माइनस कर देंगे, अगर पॉजिटिव है, समझ आ रही है। तो ये आपका तरीका है। और इसी तरह एक एरर और भी होता है जो कि हम कैलिब्रेशन में पढ़ा था, एनर्जी मीटर कैलिब्रेशन में। तो डिफरेंट एनालॉग मीटर होते हैं, तो इनके ऊपर जो है आपका एक पॉइंट बना होता है जिसको कहते हैं ये पॉइंट है। ये जो नीडल है आपकी सीधी लाइन पे होनी चाहिए, जीरो पे होनी चाहिए, या जो उनकी इनिशियल पोजीशन है। अगर उस पर नहीं है तो इसको आप मूव करके उसको एडजस्ट करेंगे। अगर ये नहीं होता, जिस तरह ये खराब हो गया, काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं तो अगर उसका कोई एरर हो कुछ, जिस तरह वर्नियर कैलिपर का आता है या स्क्रू गेज का नेगेटिव पॉजिटिव एरर, तो अगर वो आ रहा है तो आखिर में आप उसको बस वो रिकॉर्ड कर लें, और अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर दें, नेगेटिव है तो ऐड कर दें, ठीक। तो ये इस तरीके से आप ये दो चीज़ें शुरू में स्टार्ट में आपने सामने रखनी है कि पहले अर्थिंग लीड की रेजिस्टेंस ना हो, दूसरा इसका एरर ना हो। अच्छा, जब ये दोनों चेक कर लिए उसके बाद आपने कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन करने के बाद आप जस्ट इसको चलाएंगे, एक बंदा इसको चलाना शुरू कर दें जनरेटर को, ठीक है, कंटिन्यूस चलाता रहे। और दूसरा जो है ये पहले कनेक्शन करके, और उसके बाद हम उसकी ये जो अर्थिंग हमारी हुई होगी, जो पॉइंट होगा उसकी रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे कि वो कितनी आ रही है, ठीक। तो ये हम इसको चेक कर लेंगे। अगर कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, अभी अपनी पानी की बोतलें एक दो भर के लेके जाएँ साथ, उधर उसको उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है सर हमारे पास बोतल है इतनी बड़ी बड़ी। ठीक हो गया। ये हमारा इसके अंदर ये हमारा कवर हो गया, ठीक। इसमें आप कोई और चीज़ नहीं रहेगी। यहाँ देखिए ये डायग्राम, इसके अंदर ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड है और ये वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, जो पोटेंशियल का आप कह रहे हैं ये वोल्ट मीटर के तौर पे शो कर रही है। ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, ये वोल्ट मीटर शो कर दिया। इसी तरह ये करंट इलेक्ट्रोड है, तो ये करंट एमीटर के नाम से शो कर दिया है। ये हमारा वो डीसी जनरेटर है, ये वाला डीसी जनरेटर है। तो इससे आपने एक डायग्राम बना के इस तरह की इसको हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा इसका एंड हो गया। अब हम प्रैक्टिकल जाके परफॉर्म करेंगे, ठीक।